नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नर्स पोडियम यूट्यूब चैनल पे। डेट है आज की 5 जुलाई 2025 और हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि रिलेवेंट हो जाते हैं। यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम्स की बात करें, सीडीएस की बात करें, सीएपीएफ की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें या बाकी और एग्ज़ाम्स की बात करें जिनमें करंट अफेयर की वेटेज काफ़ी बढ़ जाती है। तो जानते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा इंडेक्स में दे देता हूँ ताकि हमको पता रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इंडेक्स से क्या एक छोटा सा रोड मैप तैयार हो जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो किन्शी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर है, ये किन्शी रिवर है, कहाँ पर है ये रिवर, इसके बारे में हम जानेंगे। रिमूवल ऑफ जजेस इन इंडियन पॉलिटी, इसके बारे में जानेंगे। ये आजकल न्यूज़ में काफ़ी चल रहे हैं। एक जज हैं जिनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए सरकार ने नोट दे दिया है कि उसको डिस्कस करेंगे अगले पार्लियामेंट सेशन में। पैलिएटिव केयर के बारे में हमने कल पढ़ते हम इसको ये रह गया था टॉपिक। माइक्रो प्लास्टिक के बारे में एक डाटा है और कुछ पीवाईक्यूज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। संचार साथी है, भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इसका क्या इसके फ़ायदे होंगे, क्या इसके यूज़ कर सकते हैं हम इसको, साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज़ हुई है ये। नॉर्थ ईस्ट स्पार्क्स प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, ये किसको फ़ायदा पहुंचाएगा, ये स्टूडेंट्स को पहुंचाएगा। नॉर्थ ईस्ट है ये, नॉर्थ स्पार्क्स प्रोग्राम। अपीडा और चॉकलरशिप ये भी कल रह गए थे टॉपिक, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो बढ़ते हैं हम टॉपिक्स की तरफ और डिस्कस करते हैं अच्छे से सभी टॉपिक्स को। ये सरकार जो है हमारी, ये किन्शी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के विचार कर रही है कि हम इसको रिवाइव करेंगे। गवर्नमेंट प्लान्स टू रिवाइव द किन्शी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये किन्शी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर बना हुआ है, किन्शी रिवर पे बना हुआ है। ये बंद हो गया था, इसको डिले कर, इसको इसमें कुछ पॉलिसी जो इम्प्लीमेंटेशन थे उसमें कुछ इश्यूज़ आ गए थे, तो इसको उस टाइम पे बंद कर दिया गया था। इसको अब दोबारा से रिवाइव करेंगे, 2028 तक जाके कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है किन्शी रिवर। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है तो ये रिवर भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। या फिर आपसे पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग के अंदर कि ये किन्शी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्रा पे, मानस पे, ठीक है, या फिर किसी और रिवर का नाम ले देंगे, बराक पे। तो इस तरीक़ा से क्या है जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किन्शी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये अपना ये किन्शी रिवर के ही ऊपर है। और किन्शी रिवर कहाँ पड़ती है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम 2-3 रिवर्स और हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। जिंजीराम रिवर, गनोल, सिमसांग और उमगनॉट। ठीक है, क्या नाम है ये, उमगॉट, जो भी इसका नाम है, इसको उसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। तो ये है मेघालय के अंदर है, ये किन्शी स्टेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। किन्शी रिवर के बारे में जानते हैं। तो ये कहाँ पर, इसकी जो लोकेशन क्या है, वेस्ट खासी हिल्स में इसका। ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिन है इसका, मेघालय में फ्लो करती है ये, ओरिजिनेट इन वेस्टर्न खासी हिल्स। ठीक है, वेस्टर्न खासी हिल्स में इसका ओरिजिन है। और ये जो रिवर है ये वेस्टवार्ड फॉलो करती है, ये वेस्टवार्ड है ना, ये इसका वेस्टवार्ड है। तो ये इस रिवर को जाके ये यहाँ पर ज्वाइन कर लेती है, इस रिवर को जाके जिंजीराम रिवर को जाके ये जिंजीराम रिवर को ये जाके ज्वाइन कर लेती है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, अब मैं आप सबको एक क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो ये फेमस है वाहकाबा फॉल्स के लिए, वाहकाबा, और लैंगशियांग फॉल्स के लिए, और लैंगशियांग फॉल्स जो है वन ऑफ द इंडियाज टॉलेस्ट वाटरफॉल्स में से आता है। 337 मीटर इसकी जो है हाइट है, वन ऑफ द टॉलेस्ट। अब यहाँ से देखो प्रीलिम्स के कितने क्वेश्चन बने, इन पे भी आएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चंस बने हैं। किन्शी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मेघालय के अंदर है, कौन सी रिवर पे है, किन्शी रिवर पे है। ठीक है, ये जानने की सब जरूरत नहीं है कितने मेगावाट का है ये और वो। कहाँ का है ये, मेघालय का है। कौन से रीजन का है, वेस्ट खासी हिल्स का है। ओरिजिन कहाँ से होता है, ये वेस्ट खासी हिल्स से होता है। कौन सी रिवर को जाके ज्वाइन करता है, जिंजीराम रिवर। ठीक है, अब इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि जिंजीराम रिवर को जाके ज्वाइन करता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो जिंजीराम रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। ये क्यों बता रहा हूँ इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें है वाहकाबा फॉल्स है और लैंगशियांग फॉल्स है, और जो लैंगशियांग फॉल्स है वो इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट वाटरफॉल्स में से आता है। तो इतने हमारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स के हो गए। कुछ एक छोटी सी जानकारी ये है कि जो सिमसांग रिवर है ये भी अपना मेघालय से फ्लो कर रही है, ये रही। जिंजीराम रिवर है ये ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जा रही है, ये रही ब्रह्मपुत्र रिवर। और गनोल रिवर है ये भी जाके अपना ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है। गनोल, जिंजीराम और अपना किन्शी और उमनगोट रिवर और अपना सिमसांग रिवर। ठीक है, इन सब के बारे में हमने जाना। अब ये छोटी छोटी जो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशंस हैं इनके बारे में हम देखते हैं। ये जो जिंजीराम रिवर है ये इसका जो ओरिजिन है वो है उपोट लेक, उपोट
लेक, ये अपनो याद रखना है आपको, ठीक है। ये जो गनोल रिवर है इसका ओरिजिन है टूरा पीक। अगर आपसे पूछा जाए टूरा पीक कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए कि वो मेघालय के अंदर है, ठीक है, मेघालय के अंदर है। किन्शी रिवर आपको पता ही है, वेस्ट गारो हिल्स में पड़ती है, वेस्ट खासी, वेस्ट खासी, क्योंकि ये ऐसे है ना, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है, ट्राइब्स के ऊपर नाम है ये। सिमसंग रिवर्स की जो ओरिजिन है वो गारो हिल्स में है, और जो उमनगोट रिवर है, उमनगोट रिवर ये एशिया की क्लीनेस्ट रिवर है, ये एशिया की क्लीनेस्ट रिवर है। तो आपने कितनी सारी चीज़ें जानी, अब मुझे आप बताइए, एक बार छोटी सी रिवीजन कर लीजिए अपनी, यहीं पे ही रिवीजन यहीं कर लो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। किन्शी रिवर है, किन्शी रिवर के अगर आपसे पूछ लिया जाए ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो ये जिंजीराम रिवर, गनोल रिवर, सिमसंग रिवर, किन्शी रिवर और उमनगोट रिवर। उमनगोट रिवर है एशिया की क्लीनेस्ट, मेघालय के अंदर है। किन्शी रिवर मेघालय के अंदर है। सिमसांग रिवर ये गारो हिल से ओरिजिन होती है। गनोल रिवर ये तूरा पीक से होती है। और जिंजीराम रिवर जो कि ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है वो उपोट लेक से होती है, और ये किन्शी रिवर जाके इसमें जाके ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। ये हमने जाना। अगली चीज़ क्या पढ़ी हमने कि ये किन्शी रिवर वेस्ट खासी हिल्स मेघालय में से ओरिजिन होती है ये, और इस पे वहाकावा फॉल्स और लांगशियांग फॉल्स भी इसके ऊपर ही हैं, ठीक है, इसी पे बने हुए हैं जो ये फॉल्स हैं। अब आते हैं प्रीलिम्स क्वेश्चंस पे, PYQs पे। अब ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में तो नहीं आया है, मतलब CSC में तो नहीं आया है, सिविल सर्विसेज में। ये कहाँ पे आया है? ये आया CDS पेपर में, आया 2024 के अंदर। बराक रिवर द हेड स्ट्रीम ऑफ द मेघना राइजेज इन द हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। अब हिल्स ऑफ मेघालय से राइज करती है ये बराक जो रिवर है, ठीक है, ये आपको बताना है, मैं बताऊंगा इसका आंसर हालांकि। तो हिल्स ऑफ मेघालय से कोई रिवर अगर ओरिजिन कर रही है तो उसके बारे में पूछ रखा है ना, तो आपको क्या है कि कल को किन्शी के बारे में नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। घग्गर रिवर डज नॉट ड्रेन आउट टू द सी एंड गेट्स इन द राजस्थान, ये घग्गर रिवर के बारे में पूछ लिया, ये सही है। पुथीमारी एंड मानस आर इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पर हमने पढ़ा जिंजीराम रिवर। जिंजीराम रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। कल को आपको पूछेगा उमनगोट रिवर क्या ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, तो नहीं है। यहाँ पूछ रखा है कि ये जो पुथीमारी और मानस, आपने नाम भी नहीं सुना होगा पुथीमारी रिवर का, पुथीमारी जो है और मानस क्या ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं ब्रह्मपुत्रा की, तो बिल्कुल है, ठीक है। अब आपका काम बनता है इनके बारे में पढ़ना, क्योंकि अगर मैं इन सब को डिस्कस करने लग जाऊँगा तो वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। और जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट करूँगा तो मैं एक सिंगल टॉपिक, बराक रिवर हो गया, मेघना हो गया, घग्गर हो गया और पुथीमारी मानस, सब के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसमें ये इसका गलत है, ये इसका सही है, 2 और 3 इसका सही आंसर है, क्योंकि ये जो है ये मणिपुर से ओरिजिन है इसका, बराक रिवर का। बराक रिवर का जो ओरिजिन है वो मणिपुर हिल्स से है, ठीक है, मणिपुर हिल्स से। तो ये है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये यूपीएससी के अंदर आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश? बरक, लोहित, सुबनसिरी, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है तीस्ता के ऊपर, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ये रंगीत रिवर, तीस्ता रिवर। तो जो अपना रिवर है इंपॉर्टेंट, जो इसकी यूपीएससी की बात करो या अदर स्टेट एग्जाम्स की बात करो, तो नॉर्थ ईस्ट की जो रिवर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो बरक है ये तो असम में बहती है ना, ये यहाँ पे नहीं है, बरक मणिपुर, असम और ये इन्हीं में से बांग्लादेश में चली जाती है फिर ये, ठीक है, 3 राज्यों में बहती है, नागालैंड में शायद। तो इसका 2 और 3 है इसका आंसर। और ये अपना जो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, जब सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इससे ब्रह्मपुत्रा, तो वहाँ से बहती है ना, ऊपर ग्लेशियर में तिब्बत में से, तो इसका पहला गलत हो जाएगा, रिवर रंगीतियस, ठीक है। और ये जो है सेकंड है इसका, क्योंकि अभी ऑफ बंगाल पे बॉर्डर नहीं बनाती है, तो ये इसका सिर्फ सेकंड सही है, तीसरा गलत है इसका। तो आपको समझना चाहिए कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस है ना इसी तरीक़ा से बनते हैं, इनका ना फेवरेट टॉपिक होता है। पहले पूछते थे इंडस रिवर सिस्टम से, फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आया है अभी, ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीक़ा से आपको पढ़ना है, वेस्ट टू ईस्ट पढ़ना है, नॉर्थ टू साउथ पढ़ना है, ट्रिब्यूटरीज पढ़ना है, रिवर्स के नाम पता होने चाहिए, कौन सी रिवर किसको जाके ज्वाइन कर रही है, ओरिजिन कहाँ से हो रही है, ओरिजिन कहाँ से हो रही है, ये हिल्स ऑफ मेघालय से ओरिजिन हो रही है, कहाँ से हो रही है। तो ये सब हमको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिलेवेंस इसका सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक पे अगले पे, और काफ़ी डीप डिस्कशन ऐसा ही होना चाहिए किसी भी टॉपिक का, बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन। तो आप रिवीजन कीजिए इसको, इसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। जब पुथीमारी पूछ लिया, मानस पूछ लिया, रंगीत पूछ लिया, या हिल्स ऑफ मेघालय से ओरिजिन हो रहा, तो आप समझिए कि जो डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस है ना वो यूपीएससी में बढ़ती ही जाते हैं हमेशा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिन हो रही है। तो एक किन्शी रिवर के बारे में हमने जाना, वेस्टर्न खासी हिल से ओरिजिन इसका होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में। माइक्रोप्लास्टिक्स आपको पता ही है, जो भी प्लास्टिक पार्टिकल्स है जिनकी जो साइज़ है 5 mm से ज़्यादा होता है उनको माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। अब मैंने 3 क्वेश्चन लगा रखे हैं ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स के, ठीक है, अलग अलग ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, तो मैं इन्हें क्यों लगा रखे हैं मैं अभी बताता हूँ आपको। इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इन सब के बारे में। तो माइक्रोप्लास्टिक क्या है? जो कि प्लास्टिक जिसका साइज़ होता है 5 mm से ज़्यादा, और पहले इनको क्या है, जो इनर्ट कंसिडर किया जाता था, इनएक्टिव केमिकल, ठीक है, और अभी इनको क्या रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? बायोलॉजिकली एक्टिव। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हम बताते हैं अभी। वाइड स्प्रेड प्रेजेंस देखी गई है इनकी। 2024 में एक स्टडी हुई थी कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स है वो 89% ऑफ ब्लड सैंपल्स इन इंडिया में फाउंड है। अगर 89% सैंपल्स की बात की जाए ना, तो उनमें सब में माइक्रोप्लास्टिक्स कहीं ना कहीं मिला है, छोटी बड़ी मात्रा में। तो ये बहुत ही कंसर्न की बात है। पहले तो ये इनको ये था कि भाई इनर्ट है, इनएक्टिव केमिकल है, लेकिन अभी ये बायोलॉजिकली एक्टिव है ना। क्यों? ये क्या कर रहे हैं, ये जो हार्मोन लेवल हैं और ये जो बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उनको अफेक्ट कर रहे हैं ये। उनको अफेक्ट कैसे कर रहे हैं? ये हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रहा है। ये माइक्रोप्लास्टिक रिड्यूस्ड एंटी मुलेरियन हार्मोन लेवल, इससे क्या कर रहा है? ट्रिगर हो रही है ऑक्सीडेटिव स्टेज और सेल डेथ को कॉज कर रहा है। ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन लेवल होता है, जो सेक्सुअल डिफरेंस बताता है ना मेल और फीमेल के बीच में, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो बताता है कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है किसी बॉडी की, वो रिड्यूस हो रहा है माइक्रोप्लास्टिक की वजह से। तो आप समझिए जो हार्मोन सीक्रेशन वो होता है ना ग्लैंड्स के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक्स ब्लड में आ चुका है। तो ये इसका इसीलिए इसको बोला गया है कि इस टाइम पे इसको बायोलॉजिकली एक्टिव बताया जा रहा है कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव हो चुका है। पहले इसको इनर्ट समझा जाता था, समझे, और सेल डेथ को कॉज कर रहा है ये। अब प्लास्टिक वेस्ट की सिनेरियो की बात करते हैं। इंडिया के अंदर छोटा सा डाटा है, इसकी रिलेवेंस बताता हूँ मैं, इसको यूज़ कहाँ पे करना है। प्रीलिम्स में यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, प्रीलिम्स में यूज़ कैसे करेंगे आगे बताऊँगा, और इस डाटा को आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन की बात करते हैं, तो इंडिया जो है 9.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली जनरेट करता है, और हम वर्ल्ड में सबसे ऊपर हैं प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन के नाम पे। डिस्पोजल की बात करें तो सिर्फ 5.8 मिलियन टन ही डिस्पोज किया जाता है, वो भी जलाया जाता है, जो टॉक्सिक गैस रिलीज करता है, समझे, और जो 3.5 मिलियन टन है वो पॉल्यूट करता है इन्वायरमेंट को। दिल्ली के अंदर ना, दिल्ली के अंदर क्या है आपको अगर पता हो, तो दिल्ली के अंदर कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, पहाड़ नहीं है। थोड़ा सा जो एरिया है वो अप्स एंड डाउन है, जैसे कि राष्ट्रपति भवन है, ये अरावली हिल्स की छोटी मोटी वो जो बची हुई इनकी लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, अरावली की छोटी मोटी यहाँ पे बची हुई जो भी है। बाकी थोड़ा सा नॉर्थ कैंपस दिल्ली के यहाँ पे, मेन बात समझो आप, कोई बहुत बड़ा जोग्राफिकल फीचर नहीं है पहाड़ियों के नाम पे, जैसे कि हिमालयाज़ हैं, शिवालिक्स हैं, अरावली के छोटे मोटे पार्ट्स दिल्ली के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन आप देखो दिल्ली के अंदर 3 से 4 ऐसी जगह हैं जहाँ कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। आज़ादपुर के पास आपने देखा होगा, या जो बच्चे दिल्ली में तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि गाज़ीपुर में एक है, इधर बॉर्डर बदरपुर बॉर्डर के पास पड़ता है। तो ये दिल्ली के पहाड़ बने हुए हैं। अब आप समझ सकते हो, आप दिल्ली से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना तो डिस्कार्ड हो रहा है और कितना पॉल्यूट कर रहा है इन्वायरमेंट को। और वो जो पहाड़ों की जो हाइट है ना, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, वो बढ़ती ही जा रही है। बात करें मुंबई जैसे शहरों की, जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, वो जहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि माइक्रो प्लास्टिक इतने डेली खा रहे हैं, 350 से लेकर 2000 माइक्रो प्लास्टिक डेली खा रहे हैं, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू। हेल्थ कंसर्न की बात करें, नागपुर में एक टेस्ट हुआ था, डॉक्टर ने रिपोर्ट बताई कि अर्ली प्यूबर्टी, मैंने आपको बोला था क्या था, हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस,
हार्मोनल इम्बैलेंस, अर्ली प्यूबर्टी, रेस्पिरेटरी इश्यूज, ओबेसिटी, लर्निंग डिसऑर्डर्स, ये प्लास्टिक पोल्यूशन का आज के टाइम में बहुत बड़ा कंसर्न है ये, और ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, सीपीसीबी हो गया। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है, दिल्ली जल बोर्ड को कि आप हमको क्या ये पॉइजन करना चाहते हैं क्या। उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप अपना वाटर लेवल चेक कीजिए, आप अपनी वाटर की प्योरिटी चेक कीजिए, उसमें कंटेमिनेशन चेक कीजिए। तो सीपीसीबी ने फाउंड किया है फैथलेट कंसंट्रेशन एक्सीडिंग ईयू सेफ्टी लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दिल्ली, जबलपुर, चेन्नई। सीपीसीबी ने चेक किया है फैथलेट कंसंट्रेशन को। एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग एनी केमिकल्स हैं ये, ठीक है, जो आज के टाइम में अगर इसको प्लास्टिक्स की बात करें तो ये एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स हो चुके हैं ये, समझे। एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स क्या होते हैं। तो अभी हमने जैसे जाना ना कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे हो रहा है कि जो ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर, वो क्या कर रहा है, वो माइक्रोप्लास्टिक्स को लेकर कैरी करके चल रहा है, ठीक है। तो माइक्रोप्लास्टिक को कैरी करके चल रहा है ब्लड में, तो इसी का मतलब यही तो होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है कि जो हार्मोन्स हैं जो सीक्रेट करते हैं, ग्लैंड्स जो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं और ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, वही डिसरप्ट हो रहे हैं ना। एंडोक्राइन जो उनका वर्क है, केमिकल्स जो एंडोक्राइन जो वर्क है ग्लैंड्स का, वो डिसरप्ट हो रहा है, वही केमिकल्स हैं ये, ठीक है। तो बात करते हैं अभी कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो आज के टाइम में कंसर्न का इशू बन चुके हैं, ठीक है। अभी मैंने पीछे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाए थे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ना ये पढ़ा देता हूँ, मैंने द हिंदू से लिए ये न्यूज़, ठीक है, कहीं ऐसी नहीं उठाइए। तो बाइसफेनल बीपीएन बीपीएस ये क्या है, इसके ऊपर यूपीएससी में पीवाईक्यू आया हुआ है यूपीएससी में, ठीक है। फाउंड इन वाटर बॉटल्स आपको ये पता होना चाहिए। फूड कंटेनर्स, थर्मल पेपर, ठीक है। फैथलेट्स यूज्ड इन सॉफ्ट एंड प्लास्टिक, फाउंड इन कॉस्मेटिक, टॉय, आईवी ट्यूबिंग, और ये जो ब्लड बैग्स होते हैं ना, ब्लड बैग्स, उसमें भी यही होता है फैथलेट्स यूज, ठीक है। PFAS पर एन पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस, ये फाउंड होते हैं फूड सब्सटेंस में, नॉन स्टिकी कुकिंग वेयर में, ठीक है। ये हमने छोटा सा जाना, एक अभी हम डिस्कस करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक बर्डन की बात करें अगर एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स की, तो ये हेल्थ बर्डन जो है इंडिया का, वो इस टाइम पे 25,000 करोड़ एनुअली हो चुका है। जो हेल्थ केयर जो स्पेंडिंग है ना, और जो प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है, काम नहीं कर पा रहे लोग बाग बीमारी की वजह से, और हेल्थ केयर जो स्पेंडिंग हो रही है, वो 25,000 करोड़ एनुअली खर्च हो रहा है। प्राइवेट का, इंडिविजुअल का या पब्लिक का, सरकार का, इतना खर्चा हर साल हो रहा है, इतनी स्पेंडिंग। पॉलिसी और रेगुलेटरी गैप्स की बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जैसे जो अपडेट हुए 2022 तो 24 में, उनकी भी इन्फॉर्मेशन अभी कंसिस्टेंट है। रेगुलेटरी डेफिशिएंसीज हैं, करंट रेगुलेशंस हैं, वो अभी भी जो है नहीं इस चीज़ को कंट्रोल कर पा रही हैं, और जो चिल्ड्रन हैं और प्रेग्नेंट वुमन है ज़्यादा अफेक्टेड है इस चीज़ से। आपको पता है ना प्लेसेंटिया का होता है, प्लेसेंटिया होता है कि जो कॉर्ड होती है ना, एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, एम्बिलिकल कॉर्ड, जो माँ को बेटे से जोड़ती है जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के वॉम में होता है, ठीक है। उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, ये रिपोर्ट थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा आज के टाइम में ये इशू बन चुका है माइक्रोप्लास्टिक का। साइलेंट एपिडेमिक्स की तरह काम कर रहा है ये, जो इसको एक साइंस ड्रिवन रेगुलेशन, रोबस्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और पब्लिक एजुकेशन की जो एक सिस्टमेटिक चेंज की ज़रूरत है। तो एक्शन में आने की ज़रूरत है इस साइलेंट एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। साइंस ड्रिवन रेगुलेशन चाहिए, रॉबस्ट मॉनिटरिंग चाहिए, और पब्लिक एजुकेशन चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल, जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ईयर मुझे याद नहीं है। बाइसफेनॉल बीपी एज अ कॉज ऑफ कंसर्न की बात की है। इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, ये क्वेश्चन आया था, आपसे पूछ भी लिया प्लास्टिक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है ना, ये सब बाइसफेनॉल, फाउंड इन वाटर बॉटल्स, वाटर कंटेनर्स, थर्मल बोटल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके PYQs में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर है पॉलीकार्बोनेट। इन इंडिया द यूज़ ऑफ कार्बोफ्यूरन मिथाइल, देखो मेरा आपको ना PYQ सॉल्व करवाने का टारगेट नहीं है अभी, क्योंकि उसके लिए मैं अलग से कराऊंगा। मेरा मेन पर्पज़ है आपको बताने का कि जो ये नाम है ना, जो ये नाम हैं, जो ये नेम्स हैं केमिकल, कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियन, फॉरेट, ट्राइजोफॉस, इनको ना आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। ट्राइकोल्सन के बारे में बात करता है। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ो या कुछ भी आप कहीं से भी न्यूज़ वगैरह पढ़ो, तो आपके जो आँख कान ना खुले रहने चाहिए कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं और यूपीएससी में क्या पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है।
समझे। तो ये हमने माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक जाना कि क्या माइक्रो प्लास्टिक होता है, क्या इसके हेल्थ कंसर्न है, और इंडिया में एक डाटा जाना इसके बारे में कि ये किस तरीका का इंडिया में इसका कंसर्न बढ़ता जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, इसके ऊपर स्पेंडिंग हो रही है पब्लिक, प्राइवेट या इंडिविजुअल। और इस सब के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से जो रूल्स हैं वो बनने चाहिए और कौन कौन से केमिकल्स हैं जो मिलते हैं। आप इसको ना यूज़ कर सकते हो प्रीलिम्स प्लस मेंस में, इसको आप डाटा की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या आप इसको, मेरे हिसाब से तो 150 वर्ड तो ये हैं ही हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ा सा वे फॉरवर्ड की और बात है, उसमें और अच्छे अच्छे अगर पॉइंट हम डालें, इन्हीं को थोड़ा सा और बढ़ा के, तो आप एक आंसर अपना आराम से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो डाटा हो गया ना, ये पिछला पेज, और यहाँ से यहाँ तक तो डाटा हो गया, कितना 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 ये सब नंबर्स हो गए, डाटा हो गया। तो इस तरीक़े से आप याद रख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो ये है अगला टॉपिक, नॉर्थ स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट विजिट इसरो अंडर द स्पेस अवेयरनेस ड्राइव। ये एक स्पेस अवेयरनेस ड्राइव है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्पार्क्स, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट स्पार्क्स एक ये प्रोग्राम है भारत सरकार का, और इसमें क्या है कि अभी एज अ पार्ट ऑफ द 100 स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया विजिटेड इसरो, ये अभी 100 बच्चे गए थे, और इनका जो टारगेट है ना वो 800 बच्चों का है, करीब करीब 800 स्टूडेंट्स टू स्पेस स्टेशन। द इनिशिएटिव इज़ बैक्ड बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट्स जो नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट आपको पता ही है इंडिया का जो पार्ट है, थोड़ा सा आइसोलेशन में है, क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं बड़े बड़े, जो दिल्ली हो गया, सेंटर्स हैं, बेंगलुरु हो गया, अपना चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ से तो थोड़ा दूर पड़ता है ना। तो वहाँ के जो बच्चों को इंक्लूसिव स्टडी की अगर हम बात करें, तो वहाँ के बच्चों को भी अगर एनरोल किया जाए ऐसे प्रोग्राम्स में जो साइंटिफिक ड्रिवन हो, स्टेम की बात करें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की अगर उन प्रोग्राम्स की बात करें, उनको उनमें इंक्लूड करने की बात हो, तो सरकार ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट स्पार्क्स प्रोग्राम, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स के, प्राइवेट के या गवर्नमेंट के, उन बच्चों को लाया जाएगा इसरो जैसी फैसिलिटीज़ में। वहाँ पर इनको टूर दिया जाएगा एक फैसिलिटीज़ का, उनको बताया जाएगा, चंद्रयान मिशन के बारे में बताया, जैसे बाकी जो और साइंस प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में उनको अवेयरनेस बताई जाएगी, उनको बताया जाएगा कि किस तरीक़े से प्रोग्राम्स इंडिया के अंदर रन कर रहे हैं, ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़े साइंस रिलेटेड प्रोग्राम्स में, और भारत जो है एक तरीक़ा से और अच्छे से हम ग्रो करें, और जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन के, जो आइसोलेशन में अपने आप को समझते हैं, उनको भी हम एक तरीक़ा से फोर फ्रंट पे लेके आएँ, ठीक है। तो ऐसे इनिशिएटिव को बैक किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल द्वारा। इसका एम है 800 स्टूडेंट्स टू स्पेस साइंस एंड इंस्पायर स्टेम करियर्स अक्रॉस द रीजन। स्टेम आपको पता ही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो स्पार्क्स प्रोग्राम की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस, रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस। रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस की बात करते हैं, तो इसका इनिशिएटर कौन है? इसका इनिशिएटर है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अगर इन सब की शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो नेसेक, नेसेक हम इसको बोल सकते हैं। अब आप इसको इतना आपको याद होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट वही है कि जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, उनको एक्सपोज करना चाहिए स्पेस साइंस और इंस्पायरिंग स्टेम कैरियर्स के बारे में। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स की बात करें तो 8 स्टेट्स हैं जितने भी, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, यहाँ से स्टूडेंट्स ले जाएंगे। बैचेस में स्टूडेंट होंगे, कोऑर्डिनेटर्स होंगे, सभी जो 8 राज्य हैं। और इसकी जो फंडिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ ये डोनर जो हमने आपको बताया था ना, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये 40% इसमें फंडिंग करेंगी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ DONER है वो 60% फंडिंग इसमें करेगी। तो इस तरीक़ा से फंडिंग भी अपने बीच में है। और नोडल एजेंसी अपना है नेसेक, इसरो की ब्रांच है ये, जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए। अगर आपसे पूछ ले कोई कि ये नीजेक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसरो की एक ब्रांच है जो कि प्रमोट करती है एजुकेशन स्पेस वगैरह में, ठीक है। तो की एक्टिविटीज़ वही है, इसरो विजिट्स हैं, इंटरेक्शन होगी साइंटिस्ट के साथ, और जो इंजीनियर्स हैं, एक्सपोजर रहेगा कटिंग एज टेक्नोलॉजी स्पेस मिशंस के बाद, और सेशंस होंगे विद प्रोमिनेंट इसरो ऑफिसर्स के बारे में। सिग्निफिकेंस वही है, स्टेम प्रमोशन बढ़ाओ, ब्रिजिंग गैप करो, कि जो रियल वर्ल्ड स्पेस टेक्नोलॉजी है जो नहीं मिल पाती हैं बच्चों को, उस ब्रिज को, अपना गैप को फिल कीजिए। और हैंड ऑन एक्सपीरियंस रहेगा, प्रैक्टिकल इंसाइट देखेंगे अपना स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी की। तो ये सब हमने जाना किसके बारे में? नॉर्थ ईस्ट स्पार्क्स प्रोग्राम के बारे में, समझे। स्पार्क्स प्रोग्राम तो आपको याद रखना। रिलेवेंस की बात करें तो मेंस की में भी रिलेवेंस है इसकी, साइंस एंड टेक में भी रिलेवेंस है इसकी। स्पेस मिशंस की बात करें, इंडिया किस तरीक़ा से प्रमोट कर रहा है अपने स्पेस मिशंस को, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को भी एक
नॉर्थ ईस्ट स्पार्क्स प्रोग्राम के तहत इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। हमारी इंक्लूसिविटी इतनी ज़्यादा है कि सबको इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। और बात करें कि एजुकेशन में भी इसको हम कर सकते हैं कि साइंस और STEM जैसे प्रोग्राम्स को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो इसको भी एक पॉइंट की तरह लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में तो ये इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है संचार साथी। संचार साथी क्या करेगी, ये AI यूज़ करेगी। क्या करने के लिए यूज़ करेगी AI का? क्या करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए फाइनेंशियल रिस्क को। ठीक है, संचार साथी हिंदी में लिख दिया इसको, इंग्लिश में ये रहा संचार साथी, ये नाम याद रखना। तो अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसका रिलेवेंस बताएंगे। भारत सरकार ने लॉन्च किया है टू प्रिवेंट फाइनेंशियल ऑनलाइन फ्रॉड्स। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत आ रहे हैं, ये अलग है आर्टिकल और ये अपना अलग है यहाँ से। तो ये मैंने द हिंदू में से उठाया है, जो कॉलम छपते हैं साइड में, इंडियन एक्सप्रेस में से, द हिंदू नहीं इंडियन एक्सप्रेस में, इसमें एक डाटा आपको देने के लिए, ताकि आप डाटा का ना यूज़ कर सको और समझ सको कि इस तरीक़ा की ऐप्स की या और भी ऐसे इनिशिएटिव्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है आज के टाइम में। तो इंडिया में क्या है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स ना बहुत ज़्यादा हो चुके हैं आज के टाइम पे। डिजिटल अरेस्ट स्कैम आप पढ़ते होंगे, आपके फ़ोन पे भी एक वॉइस नोट पहले बजता था रिंग करने से पहले कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपको कोई लीगल एनफोर्समेंट एजेंसी के नाम पे, पुलिस के नाम पर ठग कर रहा है, तो आप उसका रिस्पॉन्स नहीं दीजिए इस तरीक़ा से। तो इस ऐप ने क्या किया है, इसने ब्लॉक किया है कम से कम 2 लाख सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करती है। ये ट्रांजेक्शन रियल टाइम एनालाइज करती है, फ्लैग करती है रिस्की मोबाइल नंबर्स को, अलर्ट करती है यूज़र्स को और बैंक्स को, ताकि पोटेंशियल जो थ्रेट्स हैं उनसे बचा जा सके। इसने अभी तक 2 लाख सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स को रोका है और डिजिटल जो अरेस्ट हो रहे हैं उसको रोकने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट के एक नंबर्स की बात कर लेते हैं। ये जो नंबर है ना इंडिया के अंदर, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है। अगर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल डाटा की अगर हम बात करें तो ये 3 गुना हो चुका है, 3 गुना। 2022 में ये करीब 40,000 था और अब जाके ये 1.25 लाख करीब हो चुका है। ठीक है, तो आप समझिए कि 3 गुना हो चुका है 2 ही सालों के अंदर। फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात करें तो पहले ये अमाउंट इतने ज़्यादा एक तरीक़ा से ठगी कर लेते थे, अब ये जाके करीब 2000 करोड़ का ये बिजनेस बन चुका है। आप समझिए इस चीज़ को, ये कितना बड़ा। आप न्यूज़ में रोज़ पढ़ते हैं एक्स आर्मी पर्सनल या किसी टीचर की रिटायरमेंट 89 लाख रुपीज़, उसके रिटायरमेंट उसमें से सेव किए हुए थे, उनको भी ले गए निकाल के। तो बहुत ज़्यादा इस लेवल में इतना ज़्यादा अमाउंट ही आज के टाइम में हो चुका है। मॉडस ऑपरेंडी काम करने का तरीका क्या है इनका, ये अपने आप को बताते हैं कि भाई हम लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, पुलिस, CBI, इनकम टैक्स, जजेस की बात करते हैं कि भाई हम जजेस हैं, आपके ऊपर केस चल रहा है, आपके बच्चे को पकड़ लिया है, उठा लिया है, या इसके ऊपर कोई गलत एलिगेशन लगा देते हैं सेक्सुअल ऑफेंस की या थेफ्ट की। ठीक है, तो इस तरीक़ा के मॉडस ऑपरेंडी होती है इनका काम करने का। और पकड़ते किनको ही हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बड़े लोग, प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल हो गए, सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा पकड़ते हैं और चिल्ड्रन को। जो बच्चे होते हैं ना, जो वल्नरेबल सेक्शन होता है, वुमेन हो गई, सीनियर सिटीजन्स हो गई, जो सीनियर सिटीजन को बोलेंगे कि आपका हमने एक प्राइवेट चैट हमने रिलीज़ कर देंगे हम आपका, या कुछ भी उनको इस तरीक़ा से, ताकि उनकी इंटीग्रिटी पे बात आ जाए, उनकी इज्जत पे बात आ जाए, उस तरीक़ा से उनको स्कैम करते हैं। समझे? फेक इंटेरोगेशंस यूज़ करते हैं वीडियो कॉल्स का। तो ज़रूरत है अवेयरनेस की, पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और संचार साथी जैसे ऐप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा संचार साथी ऐप। यूज इसका कर सकते हैं, देखो प्रीलिम्स में रिलेवेंस है इसका, आपसे पूछ सकता है संचार साथी क्या है। टेलीकम्युनिकेशन की कोई ऐप है, 5G 4G को बढ़ाने के लिए है, या स्कैम्स को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फाइनेंशियल रिस्क को। तो ये इसका सही आंसर है, फाइनेंशियल रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए है ये ऑनलाइन। और आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आज के टाइम पे। तो इस तरीक़ा से आप यूज़ कर सकते हैं। ये डाटा सारा, ये जो मैंने डाटा बताया, यहाँ से यहाँ बढ़ चुका है। और ये मॉडस ऑपरेंडी क्या है इनका, 2022 में इन्होंने कितने लोगों को ठगा था, अभी कितने लोगों को इन्होंने ट्रैप किया हुआ है। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस में डाटा के तौर पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है, ये कल रह गया था, कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा, किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एक मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम इन दुबई।
समझे। मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम कहाँ पे, अबू धाबी में, ठीक है। और ये प्रमोट करती रहती है जो फूड की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, डेयरी, हनी प्रोडक्ट जो भी है, इसका काम ही है ये एपीडा का। हम इसके बारे में जानेंगे। तो एक इवेंट लॉन्च हुआ था जिसका नाम था इंडिया मैंगो मेनिया 2025, और इसमें जो मैंगो फेस्टिवल, मैंगो चल रहा है इस टाइम पे, सीज़न चल रहा है मैंगो का, तो इंडिया की जो अलग अलग वेराइटीज़ की, अल्फांसो या फिर और भी प्रकार के जो कई सैकड़ों प्रकार के वेराइटीज़ हैं मैंगो की, तो वो सब यहाँ पे दिखाया गया था। एक तरीके से एक लॉन्च हुआ था इंडिया मैंगो मिशन, ठीक है। अब ये सब मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब मेन बात करते हैं इस बॉडी के बारे में, इस अथॉरिटी के बारे में। इसका नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा। कब बनी थी ये, 1985 में। अथॉरिटी है तो एक एक्ट से बनी होगी, ठीक है, बिल्कुल बनी होगी, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आती है, समझे। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कहीं पूछ ले कि ये जो अपीडा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डेवलप करना और प्रमोट करना, किसका, एक्सपोर्ट, किसका, शेड्यूल प्रोडक्ट्स का। शेड्यूल प्रोडक्ट्स क्या है, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, डेयरी, हनी, ठीक है, ये है। और जो ये शेड्यूल प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो एक्सपोर्टर होगा, ये मैंडेट है, इन शेड्यूल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर को रजिस्टर करना होगा अपीडा में। यहाँ से बनते हैं प्रीलिम्स, सॉरी मैं प्रीवियस बोल देता हूँ बार बार। यहाँ से बनते हैं प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चन कि कौन सी बॉडी से रजिस्टर करना पड़ेगा एक्सपोर्टर को, शेड्यूल प्रोडक्ट्स को। आप शेड्यूल प्रोडक्ट्स, रजिस्टर, एक्सपोर्टर्स, बॉडी, ये एक ना जो स्टेटमेंट बनेगी ना क्वेश्चंस के अंदर, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह की बॉडी होती है अपीडा, ठीक है। मैं इसको अपीडा बोल रहा हूँ शॉर्ट में, बड़ा नाम है काफ़ी इसलिए। तो ये इस तरीक़ा से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जो एक्सपोर्टर होते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, गाइडलाइंस बताता है शेड्यूल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और ये सेक्रेटरीट की तरह काम करता है, किसके, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जो होता है ना, जो एक तरीक़ा से सर्टिफाई करता है कि ये प्रोडक्ट जो है बाहर जाने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए तैयार है कि नहीं है। अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोग्राम है, उसमें ये सेक्रेटरीट की तरह काम करता है नेशनल एग्रेडेशन बोर्ड के लिए, अंडर द प्रोग्राम ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स प्लस अपीडा का प्रोग्राम है, ये 2001 में जाके लॉन्च हुआ था। इतना थोड़ा सा जानने की जरूरत है। अगर आपको कहीं पूछ रहे नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अपीडा, और 2001 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये एज अ सेक्रेटरीट काम करता है, ठीक है। तो ये हमने जाना क्या काम करता है, सेक्रेटरीट का। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली के अंदर है। फंक्शंस की बात करें तो वही है, स्टैंडर्ड सेट करता है, स्पेसिफिकेशन सेट करता है, किसके लिए, शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स के लिए। रजिस्टर करता है एक्सपोर्टर्स को, पैकेजिंग इनहेंस करता है, मार्केटिंग करता है, और पैकेजिंग में अपना क्वालिटी एक तरीक़ा से मेंटेन करो, क्योंकि सैनिटेशन के लिए हमारे जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा वो सैनिटरी बेसिस पे बहुत ज़्यादा उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, इस टाइप का एलिगेशंस लगाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़। इंस्पेक्ट करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी एश्योरेंस को, प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग, इंडस्ट्री रिलेटेड ट्रेनिंग, डेवलप करता है इंडस्ट्रीज़, ठीक है, सर्वे, फिजिबिलिटी स्टडीज़, और स्टैटिस्टिक्स को वो करता है, ये अपना पब्लिश करता है और कलेक्ट करता है। तो हमने जाना अपीडा के बारे में है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है ये, ठीक है। और इसमें आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा एक्सपोर्टर को, शेड्यूल प्रोडक्ट्स को, अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो। ये हमने जाना एक छोटा सा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है एक चोकला शीप, ये न्यूज़ के अंदर है। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इसके बारे में बताऊंगा। चोकला शीप राजस्थान शीप की जो एक ब्रीड है ये, और ये कारपेट वूल के लिए इसका जो है वूल किसका इस्तेमाल किया जाता है, कारपेट वूल, ठीक है। जो कारपेट हमारे ज़मीन पे बिछते हैं ना, उसमें जो वूल यूज़ होता है, इस चोकला शीप का इस्तेमाल होता है इसमें। हार्श क्लाइमेट में अडेप्ट है, फाइन और डेंस वूल अपना प्रोवाइड कराती है ये, और इकोनॉमिक और कल्चरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। अच्छा, फेमस शीप ब्रीड्स की बात करते हैं इंडिया के। मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, ये जानना ज़रूरी क्यों है ये।
फेमस शीप हैं ब्रीड्स की, नेल्लोर है, आंध्रा नेल्लोर जगह भी है आंध्रा के अंदर, नेल्लोर नाम से ही शीप की ब्रीड है, आंध्रा के अंदर है, मीट के लिए फेमस है। डेक्कनी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। रामपुर बशहेर ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। गद्दी एक ट्राइब भी है हिमाचल की और शीप का भी नाम है। मारवाड़ी ये जगह भी है राजस्थान में, मारवाड़ी लोगों को भी बोलते हैं, मारवाड़ जगह भी है राजस्थान में, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। लोही और मागरा, लोही पंजाब में है और मागरा राजस्थान में है, बीकानेर रीजन में। बेस्ट कारपेट वूल इंडिया की अगर बात करें तो मागरा का है, ठीक है। अगर शीप रियरिंग की बात करें इंडिया में तो टॉप स्टेट्स हैं राजस्थान, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। बाकी तीनों को जानने की जरूरत नहीं है, बेशक से आपको पता होना चाहिए साउथ इंडियन स्टेट्स ही होंगी। राजस्थान नंबर 1 पे है। पर्पस वही है मेनली वूल का, मीट प्रोडक्शन का, और रूरल लाइवलीहुड भी सपोर्ट करती हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में, एरिड जोन्स में, ठीक है। वूल टाइप हैं जो मोस्टली कोट्स कारपेट वूल होता है। और की फैक्ट ये है कि इंडिया है जो है वो तीसरे नंबर पर आता है टॉप शीप ओइंग कंट्रीज़, लेकिन इसकी जो यील्ड है ना वो बहुत ज़्यादा कम है पर एनिमल। इसके लिए सरकार ने सपोर्ट की स्कीम स्टार्ट की है, ICAR सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन फॉर ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो हम ना प्रीलिम्स के लिए हिसाब से बात करते हैं। दूसरा, अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री से कोई क्वेश्चन अगर आपके मेंस के अंदर पूछ लिया जाए तो यहाँ से आप 2-4 पॉइंट डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 पॉइंट्स। कभी कोई टॉपिक आएगा तो हम उसके बारे में पूरा बात करेंगे। अभी बात करें प्रीलिम्स के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया चोकला शीप ये कौन सी इंडिया के स्टेट से बिलोंग करती है तो आपका पता होना चाहिए राजस्थान। दूसरा, आपसे पूछ ले नेल्लोर, रामपुर बुशेर, लोही और मागरा और या मारवाड़ी, ये क्या है, ये क्या चीज़ की ये कोई फसल हैं, कोई क्रॉप हैं, कोई रिजर्वेयर्स हैं, या कोई शीप की वैरायटी है, या कोई गोट की वैरायटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नेल्लोर, रामपुर बुशहर, लोही, मागरा ये एक शीप की वैरायटी है, ठीक है। और बात करें अगर एक और क्वेश्चन की तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो टॉप प्रोड्यूसिंग, आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान एक टॉप प्रोड्यूसर है अपना वूल में, या फिर आंध्र प्रदेश अपना टॉप प्रोड्यूसर है वूल का, वो गलत हो जाएगा ना। सही कौन सा है? राजस्थान। इंडिया आता है 3rd नंबर पे, पहले पे आता है चाइना, दूसरे पे आता है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे आता है इंडिया। 3rd नंबर पे इंडिया आता है, 3rd नंबर पे। और ये एक नाम लिखा हुआ है मैंने, अविशान। अविशान क्या है? अगर आपसे कहीं पूछ ले अविशान, कहीं आपको लिखा आ जाए तो ये एक शीप है, ठीक है, जिसको ना डेवलप किया था 3 शीप्स के मिलाकर, उसके जो एक तरीक़ा से 3 शीप्स के मिले जुले गुण को मिलाकर एक शीप बनाई गई थी जिसका नाम था अविशान, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए डेवलप किया गया था और ये 1 साल के अंदर अंदर ना करीब 34 kgs की हो जाती है ये, तो इतना इनफ ये मीट दे देती है। तो ये नाम याद रखना, बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। बाकी इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, राजस्थान इंडिया में सबसे नंबर 1 पे आता है, और ये नेल्लोर, रामपुरी बुशहर, लोही, मागरा, मारवाड़ी ये शीप की वैरायटी हैं, और चोकला शीप राजस्थान में होती है, ठीक है। इंडिया टॉप शीप ओइंग कंट्रीज में आता है, लेकिन जो उसकी यील्ड है वो बहुत कम है पर एनिमल की बात करें तो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, तो ये कल पढ़ाना रह गया था, पैलिएटिव केयरिंग। पैलिएटिव केयरिंग क्या होता है? ये आर्टिकल छपा था द हिंदू के अंदर और मेरे को लगा इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। क्यों इसका इंपॉर्टेंस है कि देखो, सबसे पहले जानते हैं पैलिएटिव केयरिंग होता क्या है। ए स्पेशलाइज्ड अप्रोच टू केयरिंग फॉर पीपल बैटलिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से जो लोग बैटल कर रहे हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड अप्रोच है। मैं आपको ना पढ़ाने से पहले ना एक सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ ताकि आप इसको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, और इसको हो चुकी है एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, जैसे कि मान लो कैंसर, ठीक है, भगवान न करे किसी को ऐसा हो, कैंसर इसको हो गया। अब डॉक्टर्स ने इसका इलाज किया, कैंसर को डायग्नोस किया, डिटेक्ट किया, उसका ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपीज़ हुई, ठीक है, कीमोथेरेपीज़ हुई, इसके बाद रेडिएशन होता है, अब ये ठीक हो गया, ठीक है, ऑल गुड, ये हो गया ठीक। लेकिन इस दौरान जो इस सफरिंग इसने झेली है उसके लिए हमारे देश में कोई प्रावधान नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है कि ये जो सफरिंग इसने, ये पेन, सफरिंग और जो मेंटल फटीग उसने झेली उस टाइम पे कि मेरे को कैंसर हो गया, डॉक्टर डायग्नोस करेंगे, ऑपरेशन के टाइम पे जो पेन हुआ, कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, रेडिएशन बहुत पेनफुल होता है, ये बहुत ज़्यादा, इसमें बॉडी पूरी बर्न हो जाती है, कई महीनों तक आप कुछ खा नहीं पाते, कुछ पी नहीं पाते, बॉडी के अंदर हेयर्स नहीं रहते हैं, हेयर ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, और जो सेंस स्मेल चली जाती है,
तो ये सब इसने जो इसके बाद इश्यूज़ जो इसने फेस किए ए ने, उसी को कहते हैं पैलिएटिव केयर। ठीक है, ये आप समझे आराम से कि पैलिएटिव केयर की अगर हमने बात की, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं आप समझ गए हैं। पैलिएटिव केयर क्या होता है कि बीमारी पता चल गई, डायग्नोस हो गई, ऑपरेशन हो गया, सब काम हो गया, ठीक भी हो गया, लेकिन वो पूरे प्रोसेस में जो वो इंसान बीमार परेशान रहा, मेंटली डिस्टर्ब रहा कि मुझे बीमारी होगी, उस चीज़ को कहते हैं पैलिएटिव केयर। मैंने आपको बहुत आम भाषा में समझाया। इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं पैलिएटिव केयर की। रिलीव करता है पेन को, मैनेज करता है सिम्टम्स को, मिटिगेट करता है डिस्कम्फर्ट को। साइकोलॉजिकल बात करते हैं, प्रोवाइड इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट, फुलफिल गोल्स एंड डिज़ायर। सबसे मेन तो ये इमोशनल और मेंटल सपोर्ट की बात करते हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात करते हैं, एम्पावरमेंट, फाइंडिंग पर्पस एंड क्लोजर। अच्छा, हमारी कंट्री के अंदर क्या है कि इस चीज़ को समझा जाता है कि जब जो बात हम करते हैं ना, जब जीवन समाप्त होता है, डेथ के नियर होता है कोई भी व्यक्ति, तो उस टाइम पे बात जो केयर हम करते हैं ना, उस केयर की ही बात की है कि वो इसको नहीं समझा जाना चाहिए, इसको मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है कि ये जो एंड ऑफ लाइफ केयर है, कि जब व्यक्ति बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हो अपनी लाइफ के, तब इस तरह की केयर दी जानी चाहिए। ऐसी बात नहीं है। अगर कोई टीबी से भी कोई, टीबी तो क्यूरेबल डिसीज़ है इंडिया के अंदर, या कोई और डिसीज़ हमारे कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, वो जो क्यूरेबल्स हैं या नॉन क्यूरेबल भी हैं, तो वो प्रोसेस जो होता है उसके टाइम पे भी इसको अगर इस तरह की केयर दी जाए तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हेल्थ केयर सिस्टम्स में, या प्राइवेट सेक्टर्स में, या हॉस्पिटल्स में, या अगर एक ग्रुप्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ना ग्रुप्स बने होते हैं, मूवीज़ में आपने देखा होगा वो ग्रुपिंग होती है, ABCDE, कैंसर क्लब बने होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आपने ज़रूर देखा होगा, अगर आपने कोई मूवी देखी होगी तो कैंसर क्लब्स बने होते हैं। वो यहाँ पे जाकर ना एक दूसरे से बात ही करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि आप अकेले नहीं हो जो इस दर्द से गुजर रहे हो, हम भी गुजर रहे हैं। तो ये इसलिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इंडिया में इसको ना मिसअंडरस्टूड किया जाता है। अब इसके बात करते हैं इसके बारे में, इंटीग्रेटिंग कंपेशन, प्रायोरिटाइजिंग पैलिएटिव केयर। ठीक है, तो करंट इंडिया की बात करें तो मिलियंस ऑफ जो पीपल हैं इंडिया में आज के टाइम में सफ़र कर रहे हैं कई प्रकार की बीमारियों से, और ये इस चीज़ को एक तरीक़ा से मिसअंडरस्टूड किया जाता है। अभी भी ये अंडर फंडेड है और अंडर यूटिलाइज्ड है जो एक केयर है इंडिया के अंदर। मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि एंड ऑफ द लाइफ केयर है, तो ठीक है। इसके अलावा तो इसमें कंप्रेहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए ना, फिजिकल, इमोशनल और सोशल स्पिरिचुअल नीड्स के लिए। गैप की बात करें तो इंडिया में 40 मिलियन पीपल्स हैं जो इस टाइम पे बीमार हैं किसी न किसी प्रॉब्लम से, जो रिक्वायर करते हैं पैलिएटिव केयर एनुअली। ठीक है, जिनको रिक्वायरमेंट है पैलिएटिव केयर की, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 से 2% ही इसको अभी तक रिसीव कर पा रहे हैं पैलिएटिव केयर को। डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बढ़ती जा रही है, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या फिर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो केयर है ये बढ़ नहीं रही है, 1 से 2% तक ये रुकी हुई है। और इंडिया का जो अभी इंडिया में क्या है ना, अभी तो बीमारियां जो बाकी जो डिजीज़ हैं उनको ही कंट्रोल करने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम में जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कम पड़ जाते हैं। उसके बाद भी हम बात करते हैं कि इस तरीक़ा की जो केयरिंग है पैलिएटिव केयरिंग, उसके लिए भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लाना चाहिए। तो इंडिया में अभी क्या है, प्रेशर जो है बढ़ चुका है एक तरीक़ा से प्रोफेशनल्स पे। ऑब्स्टेकल्स की बात करें तो वर्कर शॉर्टेज है। WHO कहता है कि 1 डॉक्टर होना चाहिए 1000 पेशेंट पे। इंडिया में WHO कहता है 1 डॉक्टर होना चाहिए 800 डॉक्टर उस पे पेशेंट्स पे। ठीक है, करीब करीब इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1000 लोगों पे 1 डॉक्टर है। तो वर्कर्स की शॉर्टेज है ना, ट्रेंड प्रोफेशनल्स की, डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंडिंग नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, इसको समझे बैठे हैं कि तो लेट स्टेज एक्सेस टू केयर है या फिर ये लास्ट स्टेज एक्सेस टू केयर है। इनिशिएटिव्स की बात करें, रिकमेंडेशंस की बात करें तो नेशनल पॉलिसी जो हमारी 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी, उसमें इस तरीक़ा के इनिशिएटिव्स को लाने की बात की गई थी। ठीक है, और जो मेडिकल एजुकेशन इंटीग्रेशन होना चाहिए रिकमेंडेशन की अगर बात करें, जो MBBS स्टूडेंट्स हैं उनके करिकुलम में इस चीज़ को डालना जाना चाहिए, कि ताकि ये एक तरीक़ा से उनको स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से ही बताया जाना चाहिए कि आपको बीमारी के इलाज के साथ साथ आपको उनकी थोड़ा सा सपोर्ट भी करना है, उनको इस प्रकार की केयर भी देनी है। ठीक है, ताकि उनका जो है मॉरल डाउन ना हो। मैन पावर डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, इतने अभी जो रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सनल और इतने
एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल अभी भी अंडरवे हैं, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट है अभी। साथ आना चाहिए इंटर सेक्टरल कोलैबोरेशन होनी चाहिए, एनजीओज़ को आना चाहिए, सीएसआर फंडिंग होनी चाहिए इसके लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, ठीक है, डेडिकेटेड फंडिंग होनी चाहिए। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अगर कोई बजट बना रही है तो पैलिएटिव केयर के लिए प्रोग्राम्स होने चाहिए और अलग से फंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए, इंश्योरेंस सेक्टर होना चाहिए इसी में भी। अब आप देख रहे हो कि आजकल इंश्योरेंस कवर कर लेता है आपका, अगर कोई भी आपका बीमारी होती है, इलाज होता है। भारत सरकार भी आयुष जैसे मिशन है उसमें भी 5 लाख 15 लाख आपने पढ़ा होगा उसके बारे में कि इतने कॉस्ट को सरकार अपना बियर कर लेती है। तो इस तरीक़ा की प्राइवेट इंश्योरेंस भी होना चाहिए ना, इस तरीक़ा की केयर के लिए, पैलिएटिव केयर के लिए इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसको आप इतना अंडरमाइन क्यों कर रहे हैं? अभी जो देश के लोग समाज है इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे विदेशों के अंदर होता है ना, यूएस और वेस्ट के अंदर, कि एक तरीक़ा से पूरा ग्रुपिंग होती है, इस तरीक़ा की ग्रुपिंग की रिक्वायरमेंट है ताकि बात करें लोगों को बैठ के। और जो टैबू बना हुआ ना दिमाग में बात ना करने का और इन सब के बारे में डिस्कस ना करने का, मैं आपको बताता हूँ। एक रूरल एरियाज़ के अंदर भी ना आज भी कैंसर जैसी बीमारी के बारे में बात करने से लोग बाग कतराते हैं कि हमको कैंसर हो गया है या हमारे घर में किसी को कैंसर हो गया है। ये सच बात है। रूरल इंडिया की बात करता हूँ, खासकर नॉर्थ इंडिया की, कि लोगों को आज भी होता है कि हम अपनी बीमारी के बारे में बताए ही ना। खांसी हो गई तो बोलेंगे खांसी हो गई, टीबी नहीं बताएंगे कि टीबी हो गया था, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा एक बेकार सी चीज़ है, बेकार बीमारी है और नहीं बताना चाहिए वरना लोग क्या सोचेंगे। लेकिन बताना चाहिए ताकि लोग आपको बढ़ चढ़ के आपका मेंटल सपोर्ट करें। यही तो है पैलिएटिव केयरिंग। इसीलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स और एनजीओज़ को आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस तरीके का प्रमोशन कोई हो सके, ठीक है ना। प्रोग्राम्स होने चाहिए पैलिएटिव केयरिंग के। तो हमने ये जाना पैलिएटिव केयरिंग के बारे में, और इंडिया में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है केयरिंग की इस तरीक़ा के, ताकि जो भी लोग हैं जो एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है वो किसी प्रकार के इमोशनल उसमें ना रहें, ट्रॉमा में, ठीक है, इमोशनल ट्रॉमा में ना रहें, ठीक है। तो बड़ा हमने ये, बढ़ते हैं अगले और लास्ट टॉपिक के बारे में आज के। ये आज का लास्ट टॉपिक है। वैसे मैं सोच रहा था इसको कराऊं बाद में, लेकिन वीडियो और लंबी हो जाती है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लीजिए। वीडियो लंबी हो जाती है, पूरी देखिए, क्योंकि जो पढ़ाने का तरीका है ना वो एकदम इन डेप्थ है, ठीक है, इन डेप्थ है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कम से कम 3 से 4 सोर्सेज से उठाता हूँ न्यूज़। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मिंट की कोई छपती है खबर, और एक अपना PIB, और जो भी वेरियस सोर्सेज होते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप यहाँ पर रिलाई कर सकते हो बहुत आराम से। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ना छोड़ दो, लेकिन आप रिलाई कर सकते हो, खुद भी पढ़िए और यहाँ से भी हेल्प लीजिए, जहाँ से भी हेल्प मिल सकती है वहाँ से हेल्प लीजिए। और वीडियो अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसमें कोई इशू नहीं है। आधा घंटा 15 मिनट हम इधर उधर वेस्ट कर लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ पढ़ने में यूज़ करें तो उसको फ़ायदा ही होता है। अब भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एक न्यूज़ आई है नहीं, कि आपको पता होगा कि ये एक हाई कोर्ट के जज हैं, इनका नाम शेखर कुमार यादव है, और इनके घर पे ईडी या कुछ आग लग गई थी इनके घर पे। तो जब वहाँ पे डिपार्टमेंट पहुँचा तो वहाँ पे देखा था कि कमरा भरा हुआ था नोटों का, ये वो, और उनमें आग लगी हुई थी। तो इन पे एक तरीक़ा से एक इंक्वायरी बैठाई गई, तो पता चला कि इस तरीक़ा का कोई इशू है। तो उसमें अब इम्पीचमेंट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ऑपोजिशनल पार्टी ने राज्यसभा में कहा है कि भाई एक प्रमोशन तैयार किया जाए जिसको हम मानसून सीजन में आके इसको लेकर आएंगे। तो इंडिया में इम्पीचमेंट की बात करते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी रिलेवेंस बढ़ जाती है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो, ठीक है। बढ़ते हैं टॉपिक पे और जानते हैं कि जो इम्पीचमेंट है इंडिया में वो 2 कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। पहला तो हो गया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और दूसरा हो गया इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने वर्ड इम्पीचमेंट का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज़ द वर्ड इम्पीचमेंट। अगर आपसे पूछ रहा है इम्पीचमेंट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है तो वो नहीं है, ठीक है। अब ग्राउंड क्या है रिमूवल ऑफ जजेस का? तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, आर्टिकल 124 का 4 और आर्टिकल 218 ये प्रोवाइड करते हैं लीगल बेसिस। यहाँ पर लीगल बेसिस की बात हुई है, ठीक है। लीगल बेसिस की बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली। ये हो गया अपना सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये हो गया अपना हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये लीगल बेसिस प्रोवाइड करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस के लिए, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया, रिमूवल इज़ परमिटेड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये 2 ही क्राइटेरिया हैं,
ठीक है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी तीसरा नहीं है, अगर आपसे कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन नहीं करता है टर्म, कौन सी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वेरियस केसेस में बताया गया है कि विलफुल मिसकंडक्ट इन ऑफिस, करप्शन, लैक ऑफ इंटीग्रिटी और एनी अदर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड वुड कंस्टिट्यूट मिसबिहेवियर। अगर हम मिसबिहेवियर की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो वेरियस केसेस हैं वहाँ से ये निकल के आया है मिसबिहेवियर का कंसेप्ट। और इनकैपेसिटी की बात करें, सेम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स निकल के आया है, तो मीन्स है मेडिकल कंडीशन दैट में इंक्लूड फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमने जाना कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं कर रखा मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिस इनकैपेसिटी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजेस वेरियस केसेस में इनको बताया गया है। और इनकैपेसिटी का मतलब क्या है कि मेडिकल कंडीशन होती है, इनकैपेसिटी का मतलब कि उस कैपेसिटी में रहने की उसमें सिचुएशन में भी नहीं है हम, जो कि इंक्लूड कर सकती है फिजिकल और मेंटल, कोई इशू हो जाता है अगर फिजिकल मेंटल तो वो इनकैपेसिटी में आ जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। जो रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसेस है वो किस तरीक़ा से होगा, कहाँ मोशन जाएगा, ठीक है, कौन से हाउस में जाएगा, किस मेजॉरिटी से पास होगा, फिर किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है ये है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर, जो बताता है प्रोसीजर को किसके लिए, रिमूविंग के लिए सुप्रीम कोर्ट जज या फिर हाई कोर्ट जज को। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, जो प्रोसेस बताता है ये वाला। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसेस जो है जजेस का इंडिया में क्या है, सबसे पहले होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है, एक मोशन होता है, मोशन लेकर आते हैं कि भाई इस तरीक़ा से इम्पीचमेंट होना स्टार्ट हो रहा है, रीज़न देते हैं मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, और ये इनिशिएट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्या ये पहले लोकसभा में होता है फिर राज्यसभा में जाता है? नहीं, ये किसी भी हाउस में हो सकता है, ईदर या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा के अंदर। ठीक है, दूसरा 100 मेंबर कम से कम उस मोशन को साइन करेंगे लोकसभा के अंदर। अगर लोकसभा की बात करें तो 100 मेंबर हैं और राज्यसभा की बात करें तो 50 मेंबर हैं। ठीक है, 100 मेंबर उस मोशन को साइन करेंगे राज्यसभा के अंदर, मस्ट साइन, और 50 मेंबर इसको राज्यसभा के अंदर करेंगे। 100 मेंबर लोकसभा, 50 मेंबर राज्यसभा। और किसी भी हाउस में इसको इनिशिएट किया जा सकता है, उसमें कोई ये नहीं है कि पहले लोकसभा में हो राज्यसभा में हो, नहीं, किसी भी हाउस में इसको इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मोशन है वो सबमिट किसको किया जाएगा, वो किया जाएगा प्रेसिडिंग ऑफिसर, बिल्कुल सही बात है, या तो स्पीकर को या फिर जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के उनको। ठीक है, जो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के तो उनको दिया जाएगा, या जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे अपने लोकसभा स्पीकर होंगे उनको दिया जाएगा, तो ये सबमिट किया जाता है उनको। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो एडमिट कर लेते हैं मोशन को अगर, तो एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है, किसके लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए एलिगेशंस को। ठीक है, और उस कमेटी में 3 लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं, या तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। दूसरे होते हैं इसमें हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस। भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं राज्यों में उनमें से किसी एक के चीफ जस्टिस को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इसमें इंक्लूड किया जाता है जिसको नॉलेज होती है कानून के बारे में। ठीक है, अब ये जो कमेटी है ये इन्वेस्टिगेट करेगी, चार्जेस को सबमिट करेगी, रिपोर्ट को विद दिस फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस। कौन कौन से 3 मेंबर हैं, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। दूसरे कौन है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट के, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है, ये 3 लोग इस मेंबर कमेटी में होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स की। अगर कमेटी ने जज को गिल्टी फाउंड कर लिया तो ये जो रिपोर्ट है ये हाउस के सामने रखी जाएगी जहाँ पर मोशन इनिशिएट हुआ था, और ये हाउस के अंदर डिबेट होगी और फिर उसके ऊपर वोट होता है। ठीक है, अब वोट होगा, अगर उसमें वोट में ये है कि भाई गिल्टी प्रूवन हो गए हैं तो एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसमें वोट को पास करना होगा, मोशन को। स्पेशल मेजोरिटी की बात की गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे याद रखना, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। 2/3 लोग तो जितने प्रेजेंट हैं मेंबर्स में वोटिंग के टाइम पे, प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, ये रिक्वायर्ड होती है मोशन को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी से। फिर जो मोशन है उसको दूसरे हाउस में सेंड किया जाता है, लोकसभा है तो राज्यसभा में किया जाएगा, राज्यसभा है तो लोकसभा में किया जाएगा। उसमें भी डिबेट होती है, उसमें भी वोट होगी, और उसमें भी सेम स्पेशल मेजोरिटी से ही वोट होती है। ठीक है, उसके बाद जब दोनों हाउस पास कर देते हैं मोशन को,
विद रिक्वायर्ड मेजॉरिटी वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और जो प्रेसिडेंट देता है वो फिर फाइनल इशू ऑर्डर करता है रिमूवल ऑफ जजेस का। ठीक है, तो ये हमने जाना। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। एक छोटी सी रिवीजन हम ले लेंगे बहुत आराम से। तो जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, 1968 वो आउटलाइन करता है प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस को। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जज कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ये रहा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर अ मोशन हैज़ बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट के ही ऑर्डर से इसको रिमूव किया जाएगा जज को। ठीक है, ना कि किसी और तरीके से। वो भी कब, जब मोशन दोनों हाउसेज में पास हो जाएगा, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है, और जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो जज है उसको इंश्योर किया जा सके कि आपको अकाउंटेबल ठहरा गया है आपके कंडक्ट के लिए, और आपको विदाउट ड्यू प्रोसेस नहीं हटाया गया है, विद ड्यू प्रोसेस हटाया गया है, आपको ड्यू प्रोसेस के साथ हटाया गया है। ठीक है, रियरली इन्वोक हुआ है, ये सीरियस मैटर है ये। तो अभी अगर हम बात करें, अगर प्रोसीजर जो है हाई कोर्ट के जजेस का वो भी सेम ही है सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा ही, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट के जज ही है ना, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो उनका भी सेम ही प्रोसीजर होता है रिमूवल का। कुछ रिमूवल केसेस हैं इंडिया के पास्ट में, जस्टिस रामास्वामी 1993, सौमित्रा सेन, GK गांगली, जस्टिस पारदीवाला, CV नागार्जुन और दीपक मिश्रा जी पे तो रिसेंट में चलाया गया था। राज्यसभा चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया था मोशन को एट द पार्लियामेंट स्टेज। हाँ, इसमें ये है कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो रिजेक्ट कर सकता है मोशन को। ठीक है, तो वो रिजेक्ट कर सकता है मोशन को। अब बात करते हैं एक छोटी सी रिवीजन की कि हमने क्या क्या जाना। ये हमने जाना कि इंडिया के अंदर इम्पीचमेंट 2 कंटेस्ट में होता है, प्रेसिडेंट और अपना जजेस के में। ठीक है, इम्पीचमेंट वर्ड का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में डिफिनेशन नहीं दिया हुआ है। रिमूवल क्या क्या है, प्रोविज़न लीगल बेसिस मिले हैं अपना यहाँ से, आर्टिकल 124 का 4 भाग से और आर्टिकल 218 से। ठीक है, लीगल बेसिस यहाँ से मिला हुआ है। और जो रिमूवल है वो 2 ही बेसिस पे दे सकता है, या तो प्रूवन मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, और इनमें से कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस है उनमें इनको डिफाइन किया गया है। प्रोवन मिसबिहेवियर की बात करें तो मिसकंडक्ट इन ऑफिस, करप्शन, लैक ऑफ इंटीग्रिटी और एनी अदर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड वुड कॉन्स्टिट्यूट मिसबिहेवियर। इनकैपेसिटी की बात की हमने, फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी की बात करते हैं। जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो दिया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। ये प्रोसीजर सेम है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस के लिए। पहले मोशन इनिशिएट होता है। मोशन या तो लोकसभा में इनिशिएट हो जाएगा, राज्यसभा में। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पहले उसमें होना चाहिए या उसमें होना चाहिए, किसी भी हाउस में इसको लेके आ सकते हैं। 100 मेंबर चाहिए साइन करेंगे लोकसभा के लिए, 50 मेंबर चाहिए राज्यसभा के लिए। उसके बाद जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उसको सबमिट कर लेते हैं तो उसके बाद एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है। उस 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर उनकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे किसी भी हाई कोर्ट के, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। उसके बाद अगर कमेटी जो है बता देती है कि ये गिल्टी हैं तो उसके बाद फिर से पार्लियामेंट में आएंगे और डिबेट होती है, फिर वोट होती है। वोट के बाद स्पेशल मेजोरिटी होती है। स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 वोट होती है मेंबर प्रेसिडेंट की, और उसके बाद में जो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप है वो रिक्वायर होती है। दूसरे हाउस में भी सेम है, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, वोटिंग प्लस डिबेट प्लस स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट इस मोशन को अगर पास कर देते हैं तो जजेस का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, और जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें या हाई कोर्ट के जजेस की बात करें तो रिमूवल का प्रोसीजर सेम है। ये कुछ केसेस थे प्रीवियस ईयर के, अगर इसको मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसकी रिलेवेंस यही है कि ये प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है और न्यूज़ में भी है काफ़ी। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक्स आज के पढ़े। एक बार छोटी सी रिविज़न ये हमने जानी आज केंद्रीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये रिवर के बारे में हमने जाना, नॉर्थ ईस्टर्न रिवर्स के बारे में हमने जाना, रिमूवल ऑफ जजेस इंडियन पॉलिटी, ये पूरा हमने जाना है प्रीलिम्स प्लस मेंस के हिसाब से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैलिएटिव केयर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हेल्थ की बात करें तो। ठीक है, GS2 का टॉपिक हो जाता है, GS2 का। माइक्रोप्लास्टिक ये अपना डाटा थोड़ा सा यूज़ किया इसमें, और PYQs का हमने सहायता लेके इसमें इसको हमने अच्छे से डिफाइन किया। संचार साथी ऐप ये अपना साइबर सिक्योरिटी के लिए है, ट्रैक करने के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्पार्क्स प्रोग्राम ये स्टेम में और साइंस प्रोग्राम में नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंक्लूजन बढ़ाने के लिए। एपिडा के बारे में बात किया जो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, बढ़ावा देती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक अथॉरिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। चोकरा शिप के बारे में बात की हमने, राजस्थान की है। और शिप्स की अदर इंडिया के अंदर वेराइटीज़ की हमने बात की। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यहीं से रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आएगी मंडे को, ठीक है। संडे को कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं आते हैं, कुछ आएगा तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, उसको ऐड कर दूँगा मंडे में या ट्यूसडे में, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।